दो छोटे छोटे बच्चे जो हर रोज़ की तरह सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद से दोबारा कभी घर ही वापस नहीं आते हैं। इधर माँ का जब रो रो करके बुरा हाल हो जाता है, अगले दिन सुबह सुबह थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब कैसे भी करके मेरे बच्चों को ढूंढ लाइए। पुलिस भी जब उस माँ को रोते हुए देखती है, इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है और आखिरकार 3 दिनों के अंदर ही इस केस का खुलासा कर देती है। लेकिन पुलिस जब अपराधियों को पकड़कर सामने लाती है तो वाकई में उन्हें देखने के बाद किसी को भी अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा का एक शहर पड़ता है सोनीपत और इसी सोनीपत का एक थाना पड़ता है सिविल लाइंस। सिविल लाइंस थाने के अंतर्गत एक कॉलोनी आता है आदर्श नगर और इसी आदर्श नगर कॉलोनी की रहने वाली रूबी जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है लेकिन 4 साल पहले अपने पति से तलाक ले चुकी है। रूबी के 2 बच्चे हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम अंश जिसकी उम्र है 11 साल और छोटा बेटा वंश जिसकी उम्र है 7 साल, जो दोनों ही बगल के एक प्राइवेट स्कूल में अपनी पढ़ाई करते हैं। रूबी जो एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करती है, थोड़े बहुत पैसे कमाती है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती है। बात कर रहा हूँ मैं 21 फरवरी 2024 की सुबह हर रोज़ की तरह रूबी अपने दोनों बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद भी फैक्ट्री चली जाती है। पर शाम के वक्त रूबी जब अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजे पे बाहर से ताला लगा हुआ है, उसके बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। जब घर पे ताला देखती है, देखकर रूबी एकदम से परेशान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले रूबी जब भी शाम के वक्त अपने घर पे पहुंचती है तब तक उसके दोनों बच्चे स्कूल से घर आ जाया करते थे। हालांकि बावजूद इसके रूबी ताला खोलकर घर के अंदर एंट्री तो करती है, पर घर के अंदर उसके दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए रूबी अब आस पड़ोस के लोगों से जाकर अपने बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। पड़ोसी कहते हैं कि दरअसल हमने तुम्हारे बच्चे को स्कूल से आते हुए देखा ही नहीं है। पड़ोसी जैसी इस तरह की बात कहते हैं, उसके बाद से अब रूबी अपने बच्चों को हर जगहों पे ढूंढना शुरू कर देती है। उसके जितने भी जानने वाले होते हैं सबके घरों पे जाती है, अपने दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है, पर अगली सुबह तक भी रूबी के दोनों बच्चे ना तो घर वापस आते हैं और ना ही उन दोनों के बारे में कुछ मालूम चलता है। अगली सुबह तक भी जब दोनों बच्चों के बारे में कुछ नहीं मालूम चलता है, आखिरकार अगले दिन 22 फरवरी 2024 को सुबह रूबी इसी सिविल लाइंस थाने में जाती है और अपने दोनों बच्चों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। साथ ही साथ रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, उन दोनों बच्चों के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप कैसे भी करके मेरे बच्चों को ढूंढ लाइए। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज तो करती है, लेकिन साथ ही साथ रूबी को आश्वासन देते हुए घर भेजती है कि जैसे भी होगा हम बच्चों को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे। उसके बाद से पुलिस रूबी के दोनों बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। जब बच्चों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार उसी दिन शाम के वक्त पुलिस उन दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करने के लिए रूबी के घर पे जाती है और रूबी से सबसे पहले उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस रूबी से सवाल करती है कि तुम्हारे पति का नाम क्या है, वो रहता कहाँ है और आखिरकार तुम दोनों का तलाक क्यों हुआ। इस पर रूबी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति का नाम राहुल है, जो विकास नगर में रहता है। दरअसल 12 साल पहले मेरी शादी राहुल से हुई थी, लेकिन शादी कर जब मैं अपने ससुराल गई तब मुझे मालूम चला कि राहुल एक नंबर का निकम्मा ही नहीं है, बल्कि शराब भी पीता है। हर शाम के वक्त जब शराब पी करके आता था, मेरी बुरी तरीके से पिटाई करता था, पर बावजूद इसके कैसे भी एडजस्ट करके मैं अपने ससुराल में रहने लगी थी। धीरे धीरे जब समय गुजरा, समय के अनुसार मेरे 2 बच्चे तो हो गए, पर बच्चों के इस दुनिया में आने के बावजूद भी राहुल की एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसीलिए मैं अपने दोनों बच्चों का बेहतर भविष्य देखते हुए अपने पति से तलाक ले ली और तलाक लेने के बाद मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इसी आदर्श नगर कॉलोनी में आ गई। यहाँ पे एक किराए का कमरा लेकर एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगी और फिर अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। रूबी जब ये सारी बातें पुलिस को बताती है, पुलिस रूबी से फिर से सवाल करती है कि क्या तुम्हें अपने पति को लेकर शक है। इस पर रूबी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल राहुल के साथ जब मेरा तलाक हुआ, बच्चों को अपने पास रखना चाहता था, लेकिन कोर्ट के मंजूरी की वजह से बच्चे मेरे हवाले हो गए। हो सकता है कि राहुल ने ही दोनों बच्चों को अगवा किया होगा। रूबी जब अपने पति के बारे में इस तरह से बताती है, आखिरकार पुलिस अगले दिन राहुल से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, जहाँ पे पुलिस को राहुल मिल जाता है। लेकिन राहुल जब पुलिस वालों को देखता है, बड़े अदब से उनसे बातचीत ही नहीं करता है, बल्कि काफ़ी हद तक उनकी आदर सत्कार भी करता है। पुलिस जब राहुल के घर के अंदर बैठती है, राहुल से सबसे पहले सवाल करती है कि दरअसल हम तुम्हारे दोनों बच्चों के सिलसिले में आए हैं।
21 फरवरी को तुम्हारे दोनों बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल से ही कहीं गायब हो चुके हैं। तुम्हारी पत्नी का कहना है कि तुमने ही अपने बच्चों को अगवा किया है। पुलिस जैसे इस तरह की बात कहती है सुन करके राहुल एकदम से चौंक जाता है। राहुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे ये भी नहीं मालूम है कि मेरे दोनों बच्चे गायब हो चुके हैं। रही बात मेरी पत्नी की, तो मेरे बच्चों को गायब मैंने नहीं किया है, बल्कि मेरी पत्नी खुद रूबी नहीं की होगी। वो सब कुछ झूठ बोल रही है। रूबी के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाता है, पुलिस राहुल से सवाल करती है कि भला रूबी ऐसा क्यों करेगी, क्योंकि तुम्हारे दोनों बच्चों की वही तो परवरिश कर रही थी। इस पर राहुल पुलिस वालों को जवाब देता है कि शायद सर आप लोग को नहीं मालूम है कि रूबी का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसका नाम है नितिन, जो कबीरपुर का रहने वाला है। दरअसल रूबी नितिन से शादी भी करने वाली है। हो सकता है कि रूबी नितिन की ही वजह से अपने दोनों बच्चों को गायब ही नहीं की होगी, बल्कि उन्हें नुकसान भी पहुंचाई होगी। नितिन का जब नाम लेता है पुलिस को थोड़ा सख्त तो होता है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस नितिन को लेकर सीरियस नहीं होती है, बल्कि पुलिस अब रूबी के दोनों बच्चों के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले उनके स्कूल पर जाती है और स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी को चेक करती है। जब सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करती है, आखिरकार स्कूल के छुट्टी के बाद रूबी के दोनों बच्चे एक बाइक पर बैठते हुए दिखाई देते हैं। उस बाइक को चलाने वाला एक लंबा कदकाठी का व्यक्ति होता है। पुलिस उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को ले जाकर के रूबी से दिखाती है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के बारे में पूछती है। इसमें रूबी पुलिस वालों से कहती है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि नितिन है। दरअसल हर रोज नितिन ही मेरे दोनों बच्चों को स्कूल से छुट्टी होने के बाद घर लेकर के आता था। लेकिन रूबी जब इस तरह की बातें पुलिस से बताती है, पुलिस को न जाने क्यों रूबी के बातों पर यकीन नहीं होता है। इसीलिए पुलिस अब नितिन से पूछताछ करने के लिए उसके घर पर जाती है। लेकिन पुलिस जब नितिन के घर पे पहुंचती है और नितिन जब पुलिस वालों को देखता है, देखकर डर के मारे वहां से भागने की कोशिश करता है। जब अपने छत से छलांग लगाता है, नीचे जब गिरता है, उसका एक पैर टूट जाता है, जिस वजह से नितिन भाग नहीं पाता है। पुलिस सबसे पहले नितिन को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है, उसका ट्रीटमेंट करवाती है। नितिन जब होश में आता है, पुलिस सबसे पहले नितिन से एक ही सवाल करती है कि रूबी के दोनों बच्चे कहाँ पे हैं। इस पे नितिन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब छुट्टी के बाद मैंने रूबी के दोनों बच्चों को घुमाने के लिए ले गया था और शाम के वक्त दोनों को कॉलोनी में ले जाकर छोड़ भी दिया था। मुझे नहीं मालूम कि उसके दोनों बच्चे कहाँ पर है। नितिन जब ये सारी बात बताता है, पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि नितिन झूठ बोल रहा है। इसीलिए पुलिस अब नितिन को धमकी देते हुए कहती है कि तुम्हारा एक पैर तो पहले से ही टूटा है, अगर तुमने हमें सच नहीं बताया तो हम तुम्हारा दूसरा पैर भी तोड़ देंगे। पुलिस जैसी इस तरह की धमकी देती है, नितिन भी एकदम से डर जाता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। साथ ही साथ पुलिस वालों से कहता है कि दरअसल साहब मैंने दोनों बच्चों को मार दिया है। मारने की जब बात कहता है, ये सुनकर पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। लेकिन नितिन जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस और भी ज़्यादा चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है जब रूबी अपने पति राहुल से तलाक लेकर आदर्श नगर कॉलोनी में अपने दोनों बच्चों के साथ एक किराए का कमरा लेकर रहने लगती है। रूबी अपने दोनों बच्चों की परवरिश करने के लिए एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने लगती है। लेकिन रूबी जिस प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करने के लिए जाती है, वहीं पर रूबी की मुलाकात नितिन से होती है। उसके बाद से नितिन और रूबी के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन नितिन और रूबी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, रूबी अपने पति राहुल के बारे में नितिन को सब कुछ बता देती है। दरअसल रूबी नितिन से कहती है कि 4 साल पहले मेरे पति से तलाक हो चुका है। लेकिन रूबी नितिन से एक झूठ बोल देती है अपने बच्चों को लेकर के। नितिन जब रूबी के दोनों बच्चों के बारे में पूछताछ करता है तो रूबी कहती है कि दरअसल वो मेरे स्वर्गवासी बहन के बेटे हैं, उनका कोई नहीं है, इसीलिए दोनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं अपने सर पे ले ली हूँ। नितिन और रूबी के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, नितिन रूबी को इस प्रकार से चाहने लगता है कि आखिरकार अब नितिन रूबी से शादी करने का फैसला कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि नितिन रूबी से शादी करता, नितिन को यह सच्चाई मालूम चल जाता है कि वो दोनों बच्चे राहुल के ही हैं। नितिन को जैसे ही मालूम चलता है, नितिन अब रूबी से शादी करने से पहले अब ये सोचने लगता है कि अगर वो रूबी से शादी कर लेता है, बच्चे जब उसके साथ रहेंगे, रूबी जब भी अपने दोनों बच्चों को देखेगी, देख करके अपने पति राहुल को कभी भूल नहीं पाएगी। इसीलिए नितिन अब रूबी से शादी करने से पहले ही उसके दोनों बच्चों को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही हटाने का तय कर देता है। लेकिन नितिन जब रूबी के दोनों बच्चों को इस दुनिया से हटाने का तय करता है, इस बारे में रूबी को कुछ भी नहीं बताता है। 21 फरवरी को हर रोज़ की तरह सुबह सुबह रूबी जब अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेजने के बाद खुद भी फैक्ट्री में चली जाती है। इधर स्कूल से जब छुट्टी होता है, दोपहर के वक्त नितिन अपनी बाइक लेकर स्कूल पे पहुंच जाता है। उसके बाद से दोनों बच्चों को लेकर के मार्केट में जाता है, कुछ खिलाता पिलाता है और फिर अपनी बाइक पे ही बिठा करके वहाँ से गौरीपुर गांव में जाता है और शाम के वक्त गौरीपुर गांव के ही गन्ने के खेत में रूबी के दोनों बच्चों को लेकर जाता है और गन्ने के खेत में ही रूबी के दोनों बच्चों का गला दबाकर हत्या कर देता है और फिर उनकी डेड बॉडी को
गन्ने के खेत में ही छोड़ देता है और वहाँ से वापस अपने घर चलाता है। इधर रूबी जब शाम के वक्त अपने घर पे पहुँचती है, जब उसके दोनों बच्चे दिखाई नहीं देते हैं, आखिरकार अगले दिन सुबह सुबह जा कर के थाने में अपने दोनों बच्चों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। लेकिन रूबी जैसे ही अपने दोनों बच्चों का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है, इस बात की जानकारी जब नितिन को मालूम चलता है, आखिरकार अगले दिन नितिन आकर उसके दोनों बच्चों की सारी सच्चाई रूबी से बता देता है। साथ ही ये भी बता देता है कि उसके दोनों बच्चों का डेड बॉडी कहाँ पर है। रूबी के दोनों बच्चों की हत्या की बात जब रूबी से बताता है, इसे सुनने के बाद रूबी काफ़ी देर तक रोती है, लेकिन रोने के बाद रूबी फिर भी नितिन को माफ़ कर देती है और फिर से नितिन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल रूबी अपने दोनों बच्चों को नितिन से शादी करने के लिए बलि चढ़ा देती है। रूबी को जब सच्चाई मालूम चलता है, इसके बावजूद भी जा करके पुलिस को नहीं बताती है। वाकई में नितिन जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस सबसे पहले नितिन को लेकर गौरीपुर गांव उस गन्ने के खेत में रात्रि के करीब 4 बजे के आसपास जाती है और आखिरकार उस गन्ने के खेत से रूबी के दोनों बच्चों का डेड बॉडी बरामद करती है। दोनों डेड बॉडी अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर नितिन के तहरीर पर रूबी को भी अपने कस्टडी में लेकर के आती है। रूबी जब पुलिस के सामने जाती है, फिर से रोने धोने का नाटक करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार पुलिस अब रूबी को फटकार लगाते हुए कहती है कि अब तुम्हारा ये नाटक नहीं चलने वाला है। दरअसल नितिन ने हमें सारी सच्चाई बता दिया है। उसके बाद से पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। इधर रूबी के दोनों बच्चों का जब पोस्टमार्टम हो जाता है, डेड बॉडी राहुल के हवाले कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है सब्रे आलम। सब्रे आलम जो वैसे तो सिवान जिला बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन कुवैत में रह कर के अपनी नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। दूसरे मेरे व्यूवर हैं बंसीधर राजपूत। बंसीधर राजपूत जो इंदिरा नगर उरई जिला जलौन के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूवर हैं अजय कुमार। अजय कुमार जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूवर हैं डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज। डॉक्टर मोहम्मद शाहनवाज जो दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस करते हैं और रहने वाले अररिया बिहार प्रदेश के हैं। लास्ट मेरे व्यूवर हैं आनंद चंद्रवंशी। आनंद चंद्रवंशी जो जिला गढ़वा झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं तमाम व्यूवर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।